नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में। देखिए, आज इनसाइड स्टोरी में हम भीतर खाने से ऐसी खबर लेकर के आए हैं जिसको सुनकर आप भी चौंक जाइएगा। दरअसल बिहार में महागठबंधन एसआईआर के मुद्दे को लेकर एक यात्रा निकालती है और इस यात्रा का आज समापन होता है और इस समापन में कुछ ऐसा होता है जिसकी चर्चा करने आज हम यहाँ बैठे हैं। दरअसल देखिए, कहा यह जा रहा है कि बिहार की सियासत में एक बड़ा खुलासा हो गया है और चुपचाप तरीके से कांग्रेस जो है वो अपनी रणनीति बना रही है और तेजस्वी यादव को इसकी भनक तक नहीं है और सीएम फेस को लेकर भी अब हर चीज फाइनल हो गया है। कांग्रेस ने इंटरनली हर चीज को फाइनल कर लिया। तो चलिए बिना समय गवाए हमारे साथ बाबा मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे। बाबा, जिस तरीके से आज बिहार में महागठबंधन यात्रा निकाल चुकी थी, जो करीब 25 जिलों से होकर के 1300 किलोमीटर की यात्रा तय करती है महागठबंधन, और आज इसका समापन होता है, लेकिन इसके बाद अब जो सीएम फेस को लेकर है, कहीं भी राहुल गांधी ने इस चीज को क्लियर नहीं किया है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस रहेंगे। आखिर क्यों? पहला सवाल। सबसे बड़ा सवाल आपने सबसे पहले रख दिया। इस सवाल को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये जो यात्रा आपने बताया कि 15 दिनों की यात्रा जो चली, जिसका समापन कल हुआ गांधी मैदान में, और गांधी मैदान में एक बड़ी जनसभा करने की तैयारी थी, लेकिन उसको अचानक से यात्रा में बदल करके और कहीं ना कहीं पद यात्रा हो गया। पद यात्रा करने के पीछे का भी एक बड़ा मकसद था। शायद ये मकसद वही था कि जो मैं कहना चाह रहा हूं उसी से जुड़ा हुआ ये सारा चीज है। आपने सवाल खड़ा किया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया, लेकिन किसी को किया गया है, वो मैं बताऊंगा। हाँ, बिल्कुल। और वहीं तक बात नहीं है, वो तो सांकेतिक है, लेकिन उसके भीतर में बहुत सारी बातें हुई हैं और ये तब शुरू हुआ है। आप थोड़ा सा पीछे जाइए और 17 तारीख का डेट याद कीजिए। 17 तारीख यात्रा की शुरुआत थी। यात्रा की शुरुआत हुई थी सासाराम से। वहां का माहौल देखिए आप, पटना से लेकर के दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर सासाराम तक देश भर में सबकी नजर थी कि आखिर राहुल गांधी की यह यात्रा किस तरह से स्टार्ट होती है, क्या उसका आधार रहता है और कितना हलचल पैदा कर पाती है। निश्चित रूप से पहले, दूसरे, तीसरे दिन जो 17, 18, 19, 20, शायद 20 तारीख को उनका रेस्ट था। 3 दिनों में जो यात्रा राहुल गांधी ने किया, उसने एक अलग तरह का हलचल मचाया। इसी बीच में नीतीश कुमार की यात्रा दिल्ली की हुई थी। नीतीश की दिल्ली यात्रा में 2 उनके जो करीबी लोग थे वो गए थे। बिल्कुल, कहा जाता है सिपह सलार हैं, वो उनके साथ गए थे। चर्चा ये थी कि दिल्ली में नीतीश कुमार गए हैं तो सीट शेयरिंग का समझौता है, अपनी डिमांड और बाकी की चीजों को रख करके आए। कितना सच था, कितना क्या था, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन वहां से आने के बाद हलचल बढ़ी है, राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ी। इसी बीच में आईपी गुप्ता भी उसी समय गए हुए थे। ये सारी बातें सिर्फ एक, कहा जाए तो संयोग नहीं हो सकता है। राजनीति में संयोग बहुत कम होते हैं, प्रयोग ही ज्यादा होते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये तो प्रक्रिया चल ही रही थी और एक एक करके ग्राफ जो बढ़ रहा था राहुल गांधी का, अचानक उस ग्राफ में एक ब्रेक लगा। मैं बात करूंगा 27 तारीख की। 27 तारीख को एक सर्वे रिपोर्ट आता है। उस सर्वे रिपोर्ट ने जो पहले के जितने भी सर्वे रिपोर्ट थे उससे कुछ अलग दिखाया, जिसकी चर्चा हमने संपादक नमन मिश्रा जी के साथ पंचनामा में भी किया था और भारत लाइव पे भी उन्होंने खबर किया था इस बात को लेकर के। मैंने भी कई खबरें की थी। हालांकि मैं तो आपको बता दूं कि मैंने 24 तारीख को ये खबर किया था। उससे भी पहले मैंने 18 तारीख को एक खबर किया था, जिसमें मैंने सीट शेयरिंग के समझौते को बताया था और मैंने तब भी बताया था कि 130 के आसपास सीटें जो हैं वो एनडीए गठबंधन को आती हुई दिखाई दे रही है। उसके पीछे का कारण था कि जो मैंने बाइफर्केट करके देखा जातियों के वोट को लेकर के और उसके टूटने को लेकर के, और इसके साथ साथ जो धीरे धीरे करके इनका प्रशांत किशोर का प्रभाव जो बढ़ रहा था उसको लेकर के, आईपी गुप्ता को लेकर के, जब सभी चीजों को मैंने बैलेंस रख करके रखने की कोशिश की तो मुझे लगा कि जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है और उस अंतर के साथ साथ जो परिस्थितियां बनेंगी वो बिहार में परिणाम बदल सकती हैं। अब इसके बाद आपको सबसे बड़ी बात कि 17 तारीख से शुरू हुई यात्रा आखिर 27 तारीख तक आते आते तक इतना ठंडा क्यों पड़ गया? बिल्कुल, 2 कारण। पहला तो ये सर्वे रिपोर्ट की बात मैंने की और उससे पहले एक घटना और घट चुकी थी। मंच पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी को जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उसने भी एक पॉलिटिकल
कहिए तो एक फॉल डाउन जैसा था कहीं ना कहीं बिहार में एक गतिरोध उत्पन्न किया और काफी टेंस माहौल हो गया था, जिसकी कई कड़ियां आपने देखी होंगी। बिहार के अलग अलग हिस्सों में भी आंदोलन हुआ, यहाँ तक कि कहा जाता है कि सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का कार्यालय है वहां तक भाजपा के लोगों ने चढ़ाई कर दिया। तस्वीरें आई, कृष्णा सिंह कल्लू को हमने देखा कि खून से लथपथ थे, बाकी लोग भी कांग्रेस की तरफ से कई लोगों के सर फटे थे। तो ये सारी चीजें हुई और एक असर ये भी हो सकता है क्योंकि गांधी मैदान में जो नजर आया वो 17 तारीख वाला तो कहीं से नहीं था। बिल्कुल हमारी टीम आप खुद गई थी, आप 31 तारीख की दिन भर से लेकर के रात तक आपने लंबा समय बिताया और लंबा समय बिताने के बाद आपने कई वहां पे एपिसोड के लोगों से पूछा भी, वहां की व्यवस्था भी आपने देखी, तैयारी बहुत भव्य थी। तो इस बात को लेकर के हम संशय पहले से पैदा कर रहे थे कि क्या वास्तव में कांग्रेस के युवराज या फिर राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बाकी के उनके जो 6 सहयोगी हैं, सभी 6 सहयोगी, ये सब मिल करके क्या बिहार में एक बड़ा अंतर पैदा करेंगे और सत्ता में बैठी हुई एनडीए को सत्ता से धकेल देंगे? लगा तो शुरू में था, लेकिन आता है कि शुरुआती तबाह सच में लगा। जैसे जैसे ये घटनाएं बढ़ती गई वैसे वैसे परिस्थितियां बदली। परिस्थिति बदलने में मुझे जो लगा, एसआईआर पर इनका जो एक्सपेरिमेंट था या फिर जो भी होमवर्क था वो थोड़ा कमजोर था। इसलिए कि आपने पूछा कि क्या आपकी वोट चोरी हुई है, तो लोगों ने कहा कि नहीं हुआ, मेरी वोट चोरी नहीं हुई है। 2024 में जो लोग वोट दिए हैं उनका नाम कुछ लोगों का कटा है, ऐसा बहुत कम लोग मिले होंगे जिनका कटा है। हालांकि एक बड़ा प्रमाण भी है, अब उस प्रमाण में कितने लोग, कितनी सच्चाई है ये तो अभी तक हम प्रमाणित नहीं कर पाए हैं और ये मेरा काम भी नहीं है। वो चुनाव आयोग समझे और जिस पर आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वो समझे। लेकिन राहुल गांधी ने चाय उन मृतकों के साथ पिया जिनके वोटर लिस्ट नाम कट गए थे क्योंकि वो मृत हो गए। तो निश्चित रूप से मृतकों के साथ चाय पिया, तो ये एक बड़ी घटना थी और इस पर निश्चित रूप से उन लोगों को आइडेंटिफाई करके जांच करके इसकी सत्यता को प्रमाणित करनी चाहिए जिससे कि भ्रामक स्थितियां पैदा ना हो। पहली बात तो ये। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप लोगों ने जितने लोगों से पूछा है या और भी कई मीडिया चैनलों की बात कर लें, राजनीतिक गलियारे की बात कर लें, तो ये प्रमाणित नहीं हो पा रहा है कि लोगों के वोट कटे हैं जी, लोगों के नाम हटाए गए हैं। ये सारी परिस्थितियां बनी है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से राहुल गांधी ने चेतावनी दी है, उस चेतावनी को देख करके भी आपको अंदाजा लग गया होगा कि परिस्थितियां कहां पहुंच रही हैं। सीधी सीधी लड़ाई ये जो अब तक होती रही है 2020 तक हमने देखा है कि ये लड़ाई तेजस्वी यादव बनाम नीतीश कुमार थी। लेकिन इस बार दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस को भी ऐसा लगता है कि बिहार में उसके पैर जम जाएंगे और जमाने की कोशिश। और तस्वीरें देखिए बाबा, एक और मैंने भी बात मैं वही आ रहा था, मैं वही आपसे पूछ रहा था कि जब गांधी मैदान में कल आप गई थी तो आपका मैंने देखा था पूरा एपिसोड जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के झंडा बैनर नदारद थे। बिल्कुल तस्वीरों से भी गायब थे तेजस्वी यादव। कहीं कहीं पे इक्का दुक्का जगह था ऐसा जहां पर तेजस्वी यादव दिख रहे हो, लेकिन वो भी साइडलाइन में थे एक तरीके से। जबकि कांग्रेस ने कैंप भी लगाया था, लोगों को ठहरने की व्यवस्था की थी, वीआईपी ने किया था, उनका एक प्रॉपर एक वीआईपी का सेटअप था वहां पर। लेफ्ट ने भी किया था, ये सभी लोगों ने किया था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इसमें नजर नहीं आया। ऐसा मुझे लगता है ना कि यति जो हम बात कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल को ये समझ में आ लो हमसे गलती हो गई, जो हम लीड कर रहे थे हमको लीड राहुल गांधी को नहीं देना चाहिए था, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं है। जैसे कांग्रेस के पास विकल्प नहीं है कि वो अपने मन से करे, पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने लीड पा रही है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के सामने कभी नहीं आई है, हमेशा लीड नीतीश कुमार करते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि इस बार हम लीड करेंगे। ये गलती जो राष्ट्रीय जनता दल ने कर लिया ये नीतीश कुमार नहीं कर सकते। यही कारण है कि नीतीश कुमार वहां गए हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि उस सर्वे रिपोर्ट ने जो हमें बताया है और जिस पर हम पूरा शोध करने के बाद जो परिस्थिति देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के प्रति लोगों का एक अलग तरह का रुझान जरूर है। बीच में जो 1 महीने के अंदर में उन्होंने जो रणनीतियां बनाई है, जो घोषणाएं की हैं, उस घोषणाओं से लोग खुश जरूर हैं। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें नीतीश कुमार का ग्राफ जो नीचे जा रहा है, एक तो मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में और दूसरा सीटों के रूप में भी वो काफी पीछे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो पीछे जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और नीतीश कुमार की बेचैनी इससे बढ़ सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस इतना सब कुछ करने के बाद
अगर वो भी पिछड़ रही है जी। तो उसके लिए भी चिंता का कारण जरूर है। हालांकि पिछड़ने के लिए तो उसमें दिखाया गया कि मात्र 75 सीटें ही इंडिया गठबंधन को आ रहा है, जिसमें 19 में से घट करके करीब 10 पे आके अटक गया, 10-12 पे आके अटक जा रही है कांग्रेस। तो कांग्रेस का इतना सब कुछ किया हुआ कहीं ना कहीं पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने एक्सपोज नहीं हो, वो तो आपको पता है सीजन पॉलिटिशियन है। जी बिल्कुल, वो तो सब जानते हैं, स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। मतलब प्रशांत किशोर है नहीं कि तबाकी में कुछ भी फैसला कर लेंगे। जैसे प्रशांत किशोर ने लोगों ने चाह दिया तो वो जाकर के उपचुनाव लड़ने लगे, एक्सपोज हो गए। उसको लीपने पोतने में उनको साल भर लगा, उनको रियलिटी पता चल गया, उसमें पानी कम चाय ज्यादा वाला हाल हो गया। साल भर से वो लीप पोत रहे हैं उसको, नहीं हमारे पास जनाधार है। तो ये सभी परिस्थितियां राहुल ने जिस तरह से यात्राओं को लेकर के अब तक आप समझिएगा कि बिहार में यात्रा वाला एक कॉन्सेप्ट जो है नीतीश कुमार का दिया हुआ है। 2005 में फरवरी में जब नीतीश कुमार सरकार बनाने में असफल रहे और राष्ट्रपति शासन बिहार में लग गया, तो नीतीश कुमार ने वहां से यात्राओं का एक सिलसिला शुरू किया, जो अब तक 14-15 यात्राएं उनकी हो चुकी हैं। बिल्कुल जी। और उन्हीं का अनुसरण करके कई लोगों ने यात्राएं की अलग अलग राज्यों में। उसी यात्रा का जोड़वा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे कि राहुल ने बहुत सारी यात्राएं की है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, भारत न्याय यात्रा की, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये यात्रा की। अब बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह था कि यात्रा के माध्यम से लोगों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे, बहुत हद तक सफल हुए जी। भारत जोड़ो यात्रा उसका एक जीता जागता उदाहरण। लेकिन बिहार का मूड कुछ अलग होता है। और बिहार में जो उन्होंने कहा कि एटम बम का काम खत्म हो गया, हाइड्रोजन बम निकलेगा, कौन सा हाइड्रोजन बम निकालेंगे? उनके कहने का हाइड्रोजन बम का तात्पर्य यह था कि जो ये वोट अधिकार उन्होंने किया है, इसके उनके पास प्रमाण है। तो आप एक बात समझिए, यदि आपने टिकट लिया हो जी, वेटिंग में आपका है, कंफर्म हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं कंफर्म हुआ तो टिकट रिफंड हो जाता है, थोड़ा कटता है, थोड़ा सा कटता है, रिफंड होता है, रिफंड होता है। तो ये एक प्रक्रिया थी, संवैधानिक प्रक्रिया है कि वोटरों को लेकर के समीक्षा की जाती है। समीक्षा हुई, उस समीक्षा में हम मान लेते हैं 65 लाख लोगों के नाम कटे। और ये 13 से लेकर के अभी तक 12-13 सालों में जो हुए हैं, तो निश्चित रूप से लोगों के मरने और नए लोगों के जोड़ने और कई लोगों के कहीं चले जाने का भी ये सिलसिला होगा। कई लोगों का 2 जगह भी नाम होगा। ऐसी बातें सारी सामने आई हैं। सारा लिस्ट अब तो ऑलरेडी आ गया है सामने। नहीं, और दिन है कि 30 सितंबर तक ये लिस्ट लेके आना है और उसके लिए लगातार कोर्ट जो है संज्ञान भी ले रहा है। कल भी हुई है चर्चा, आज भी चर्चा हुई, हम जो बता रहे हैं लगातार उसकी चर्चाएं हो रही हैं। अब इन सभी बातों को लेकर के इसी को वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। यानी कि वो उनके कहने का तात्पर्य है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 2014 में मुझे याद आता है कि कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सरकार की तोता हो गई हैं। जी हाँ, ये तोता वाली बात तब उल्टा पड़ी थी कांग्रेस को, अब ये शायद भारतीय जनता पार्टी के गले पड़ गई है। तो ऐसी स्थिति में ये सारी परिस्थितियां और सारा विपक्ष गैर भाजपाई दलों का एकजुट हो जाना, ये एक तरफ तो नजर आता है, लेकिन कितना सामंजस्य बिठाएंगे? क्या तेजस्वी यादव हेमंत सोरेन को बिहार में टिकट देंगे? जी, क्या ममता बनर्जी को देंगे? क्या अखिलेश यादव को देंगे? जी, ये सबसे बड़ी मायावती को देंगे? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अब उस जगह आगे खड़ी हो गई है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि बहुत महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से बिहार के लिए, बिहार को जो उन्होंने रणनीतियां बनाई, जो योजना बनाई है, जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनको 5 साल का मौका एक और चाहिए। बिल्कुल। अब उस 5 साल के मौका के लिए नीतीश कुमार क्या करेंगे? तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार का ग्राफ गिरा है, तो नीतीश कुमार अपना काम करने का शुरू जब पानी में आपको फेंक दिया जाए, तैरना नहीं आता तो आप हाथ पैर तो मारिएगा ही ना। बिल्कुल, वही नीतीश कुमार के साथ हो गया है। इस बार के चुनावी बैतरनी में उनको ठेल दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है और नीतीश कुमार हाथ पैर मारना शुरू कर चुके हैं। तो हाथ पैर मारेंगे तो या तो जो भी पकड़ा जाएगा उनके हाथ में, उसी के सहारे वो किनारा लगना चाहेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास भी दूसरा कोई विकल्प नहीं। 2029 का चुनाव है, उस 29 के चुनाव में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो ये 4 साल का ही टेन्योर होगा। और अभी अगर धक्का नहीं मारेंगे तो जब मकान बन जाएगा तब आप कभी देखिए हैं कि उसका प्लिंथ बनता है? प्लिंथ तो पहले बनता है। इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं दोनों छटपटा रहे हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है कि दोनों सीट सामंजस्य को लेकर के, सीटों को लेकर के
और बाकी की चीजों को लेकर के, इस सर्वे रिपोर्ट को लेकर के, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के, जहां कांग्रेस को लगता है कि वो बेहतर कर सकती है, बिल्कुल, अगर कोई उसको सहारा मिल जाए कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी सवाल है ना कि कांग्रेस जानबूझ करके इस बार आगे आई, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का इमेज जा रहा था बिहार में, तो इस बार उसको बहुत जरूरी था। और एक ये भी मन में है कि तेजस्वी यादव को मात देने के लिए कांग्रेस ने ये सब किया है। बिल्कुल, आप देखिए कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में जिस तरह का एक्ट किया है उसके परिणाम सबके सामने है। अगर दिल्ली में कांग्रेस अलग से चुनाव नहीं लड़ती तो भाजपा के लिए मुश्किल होता, बिल्कुल। और केजरीवाल भी नहीं माने। यही देख करके तेजस्वी यादव ने 2 स्टेप पीछे लिया। लालू प्रसाद की रणनीति थी, लेकिन इससे भी काम नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा, सरकार अभी भी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, या तो एनडीए गठबंधन में कोई भंडोल हो जाए, सीट शेयरिंग के समझौता को लेकर के चिराग पासवान फिर बाहर हो जाए। अब वो 30-32 सीटें जो आती हुई दिखाई दे रही है पिछली बार, वो थोड़ा इधर उधर होगा। कहा था ना कि नहीं हमको क्या वो सीट दिलवाएंगे, वो तो हमको डैमेज किए हैं। लेकिन ये तो साफ दिख रहा है सर्वे रिपोर्ट में ना कि आपको मात्र 75 सीटें आ रही है, जो कि 110 सीट पर आप 110 का दावेदार जी। तो उसमें से जोड़ लीजिए कितना सीट कम हो रहा है, लगभग 45 सीटें बढ़ रही है। अब इस परिस्थिति को अगर आप दूसरे तरफ से देखें तो ये साफ नजर आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच इंटरनली कोई बात सेटिंग चल रही है। बिल्कुल, बात ये भी है। ये यहाँ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा अब तक फाइनल नहीं हो पाया है, क्योंकि नीतीश कुमार अभी भी ऑनलाइन है, बिल्कुल ऑन बोर्ड है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि कांग्रेसियों ने पप्पू यादव का नाम उछाल दिया। मैं यही आने वाली थी कि पप्पू यादव अचानक से कैसे आ गए बीच में, यही तो नहीं समझ में आ रहा है। सोचिए यही बात कि पप्पू यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं कांग्रेस के कुछ लोग, इसका नारा भी लगा रहे थे हमारे ही चैनल पे, आपने देखा कि उन्होंने कहा। और वही पप्पू यादव 2 बार ह्यूमिलिएट किए गए, उनको मंच तक चढ़ने नहीं दिया गया। अब कल भी मंच में दरवाजे पे जाकर के टिकट के लिए दिन रात बैठे रहे, वापस कर दिया गया। वही हुआ 2024 में जो उनके साथ हुआ। लेकिन खैर पप्पू यादव हैं। नहीं, तस्वीरें याद करिए जब तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे थे, उस दौरान देखिए तेजस्वी यादव जननायक, मेरे यही भाई हैं बिहार के सहारा, और उन्हीं को लेकर के आज मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया है। और ऐसे व्यक्ति को अगर कहा जाए कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, कुछ लोग अगर कहते हैं, तो निश्चित रूप से ये चिंता का कारण जरूर है। और इसको लेकर के सबसे बड़ी चिंता का कारण यह है कि यहाँ से अलर्ट तेजस्वी को भी हो जाना चाहिए, भाजपा को भी हो जाना चाहिए, और बाकी के लोगों को हो जाना चाहिए। क्या नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस की कोई इंटरनल बातें चल रही हैं क्या? ये सबसे बड़ा सवाल। धन्यवाद बाबा। तो देखिए तमाम चर्चा हो रही थी, और इस चर्चा को लेकर आज हम बैठे थे, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन की जो एसआईआर वाली यात्रा है वो समाप्त हुई है। इसके बाद लगातार अगर सीएम फेस की बात कर ले महागठबंधन में, तो उस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो वहां रैली में मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर पप्पू यादव को सीएम बता दिया। तो आखिर ऐसी क्या बातें रही है, पप्पू यादव को बार बार इस तरीके से आगे कर रहे हैं राहुल गांधी, ये भी सोचने वाली बात है। और बिहार की सियासत है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो देखिए तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।